कि जल शक्ति मंत्री जी जितना, मेरे हिसाब से कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जो इतना घूमता हो, इतना दौरा करता हो, इतना निरीक्षण करता हो। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक ऐसा एकमात्र पूरा संभाग कह सकते हैं उसको रहेगा जिसके युवा अपने क्षेत्र में ही रहकर विकास करेंगे और रोजगार पाएंगे। कि योगी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि अगर उनके पास आप पहुंच जाइए या उन तक कोई बात पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर उसका निराकरण होता है। बीजेपी का युवा चेहरा वो बुंदेलखंड में राजनीति का ये कहा जाए कि गढ़ हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में शिवेंद्र सिंह उर्फ केटी नाम इनका क्षेत्र में बुंदेलखंड में पूरे प्रदेश में ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा इस नाम से लोग जाने जाते हैं। आज हम बुंदेलखंड के मुद्दों को लेकर के इनसे तमाम बातचीतें करते हैं। बहुत स्वागत है शिवेंद्र भाई आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है, एरिया है, सरकारें आई, तमाम आई और गई, तमाम दावे भी हुए, वादे भी हुए। कितना बुंदेलखंड का बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, विगत कुछ आप देख लें तो 2017 से जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो पहले की स्थिति ये थी कि पहले बुंदेलखंड का व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से भयभीत था तो वो दस्यु बाहुल क्षेत्र के वजह से और अपने पिछड़ेपन की वजह से। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि तब से विकास जो होना चाहिए एक्चुअल में वो विकास हुआ है। आप देखिए बुंदेलखंड की जो सड़कें हैं वो लगातार बनती जा रही हैं, बन गई हैं बहुत सारी। हम लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात मिली, डिफेंस कॉरिडोर भी अभी हमारे यहाँ बनने वाला है, सभी उसकी प्रोसेस पूरी हो गई है। सोलर प्लांट भी बहुत सारे हमारे जनपद में, जो मैं जनपद जालौन का निवासी हूँ, वहाँ पर सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट आ गए हैं और लगातार विकास की ओर हमारा बुंदेलखंड आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें वहाँ पर लोगों की शिक्षा का स्तर कितना बड़ा है, क्योंकि शिक्षा को लेकर के तमाम सवाल उठते हैं। शिक्षा की दृष्टि से अब आप देखिए कि अच्छी संस्थाएं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, डीपीएस हो या जितने बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं, सब लगातार अब बुंदेलखंड की ओर आ रहे हैं। बुंदेलखंड के छोटे से छोटे शहर में बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी जो स्कूल के जो लोग हैं वो वहाँ पर आके अपना प्रतिष्ठान खोल रहे हैं। और आप देखिए जब से सरकार उत्तर प्रदेश में बाबा की बनी हुई है, पारदर्शितापूर्ण सभी जो सरकारी विद्यालय हैं वो चल रहे हैं। और जैसे कि अभी आपको पता होगा ये मर्जिंग वाला जो फैसला लिया गया तो वो सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि वो शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब पता चल रहा है किसी विद्यालय में 10 छात्री हैं, उसको लेकर पूरी सारी सरकार की व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, तो उनको मर्ज इसीलिए किया गया कि कम से कम एक जगह रहकर जब संख्या अच्छी होगी तो बच्चों को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और जो टीचर्स हैं उनको भी सुविधा होगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। तो शिक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो बुंदेलखंड तरक्की की ओर है। शिक्षा की बात करी तो स्कूल के मर्जर की बात आपने खुद करी। स्कूल के मर्जर को लेकर के बुंदेलखंड हो या फिर प्रदेश का कोई भी कोना, बड़ी सियासत तेज है। विपक्ष के आरोप है कि स्कूलों को जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है जिससे गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। आप ये बताइए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या कोई ऐसा निर्णय लेना चाहेगी जिससे उसका नुकसान हो? तो सरकार ने अगर ये निर्णय लिया तो कुछ सोच समझकर और बच्चों के हित में ही लिया है। इसीलिए क्योंकि कम संख्या की वजह से वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी शिक्षा की, उनमें कहीं ना कहीं अभाव हो रहा था। अब यह है कि मर्जिंग हो जाएगी, बच्चे एकत्रित होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य संभरेगा, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया। पेयजल की बात को लेकर के कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड में पेयजल की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कितना पेयजल का जो सुविधाएं हैं कितनी बढ़ पाई? आज भी तमाम वीडियो आते हैं जिसपे लोग परेशान दिखाई। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे से समूचे बुंदेलखंड में जब से माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने कार्यभार संभाला है तो बुंदेलखंड में प्रत्येक गांव में आप आज की तारीख में ये स्थिति है कि या फिर वहाँ पर पानी बिल्कुल सफलतापूर्वक नलों में आ गया है या फिर प्रोसेस में है। चूँकि इतनी बड़ी परियोजना है, हर घर नल पहुँचाना तो एक बड़ा टास्क है, तो इस बड़े टास्क के लिए थोड़ा सा समस्याएं आएंगी और लोगों को उस पर कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का काम क्या है कि अगर कहीं भी किसी अधिकारी की लापरवाही से अगर कुछ हो गया तो वो सीधा सीधा टारगेट कर देते हैं कि माननीय मंत्री जी को या सरकार को। बल्कि मैं बता देना चाहता हूँ
कि जल शक्ति मंत्री जी जितना, मेरे हिसाब से कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जो इतना घूमता हो, इतना दौरा करता हो, इतना निरीक्षण करता हो। तो आप देखना भविष्य में, अभी लोगों को लग रहा है जिस दिन हर घर नल योजना बिल्कुल हर दरवाजे तक पहुंच जाएगी, उस दिन लोग इसकी सराहना करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार जल शक्ति मंत्रालय ने कार्य किया है। बात कर रहे हैं जल शक्ति मंत्री की, तो तमाम टंकियां ऐसी टूटी जिनको लेकर के भी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाए थे। देखिए, ऐसा है कि जो टंकियां टूटी हैं, गिरी हैं, तो जालौन की भी एक टंकी हाँ उसमें है, तो उनकी विस्तृत तौर पर जांच चल रही है और जो भी अधिकारी उसमें जो जेई थे या जो भी अन्य अधिकारी हैं, उसमें अगर वो कहीं ना कहीं अगर संलिप्त होंगे, उनके जरिए अगर जो गलत प्रकार का निर्माण हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर विभागीय उन पर जांच या कार्रवाई अवश्य होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में कहीं ना कहीं अगर कोई गलती करेगा तो कहीं उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। पलायन कितना देख रहे हैं? पलायन बताया जाता है बुंदेलखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, मुंबई में, गुजरात में। कितना पलायन आप इन 8 वर्षों में देख रहे हैं कि कम हुआ है या बढ़ा है? देखिए, पलायन की स्थिति तो आज से नहीं है, कई वर्षों पहले से है। लोग पलायन करके बाहर कमाने जाते हैं, चूँकि क्या है कि संसाधन जो थे बहुत पहले से अभाव था, लेकिन जब से सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं लोगों को सरकार ने चाहे MSME के थ्रू सहयोग किया हो, युवाओं को रोज़गार देने का प्रयास किया हो, सरकार हर कदम कर रही है। और आप देखिएगा इन फ्यूचर भविष्य में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक ऐसा एकमात्र पूरा संभाग कह सकते हैं उसको रहेगा, जिसके युवा अपने क्षेत्र में ही रहकर विकास करेंगे और रोज़गार पाएंगे। बुंदेलखंड में खनन को लेकर के कहा जाता है कि खनन के मामले में हीरो, मतलब कमाने के नाम पर तो बुंदेलखंड हीरो है, लेकिन विकास के मामले पर जीरो है। इस बार खनन की प्रक्रिया को लेकर के भी विवाद उठे, तमाम राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2017 से पहले की स्थिति ये क्या थी। वहाँ स्थिति ये थी कि एक जाति विशेष का वहाँ पर कब्जा था खनन में। एक परिवार विशेष के लोग सैफई से आकर पूरा सिंडिकेट उठाते थे। उन्होंने कह दिया कि ये पूरी 20 खदान हैं जो खनन की, वो हमारी हैं। अब उसमें कहाँ पारदर्शिता रही, आपने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, आम जनमानस को उसमें कहीं भी 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा आम जनमानस का। आज जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी है, तो आप देखिए किसी जाति का इतने टेंडर हुए, ई टेंडर की एक तो प्रक्रिया हो गई, मतलब टेंडर के माध्यम से सब ऑनलाइन उसमें निविदा जो आती हैं उसमें टेंडर लोगों का होगा और खदानें आवंटित की जाएंगी। तो अब पारदर्शिता पूरी हो गई है और पहले की सरकारों से अगर तुलना की जाए तो मेरे हिसाब से 100% सुधार है। और खनन के मामले में अगर सबसे ज़्यादा राजस्व कोई देता है तो बुंदेलखंड देता है। और आज आप देखिए जो खदानें चल रही हैं बुंदेलखंड में, कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरीके से एक नियम और होता है चल रही हैं। कुछ में अगर कमी पाई जाती तो उन पर कार्रवाई भी होती है। खनन की बात चल रही है और बांदा के विधायक की चर्चा ना हो तो ऐसा ठीक नहीं लगेगा। उन पर आरोप था कि उन्होंने अधिकारियों को पीटा और ओवरलोडिंग के लिए अधिकारियों को, SDM को भी पीट दिया। देखिए, ये तो मिथक है और जो उन आरोप लगाते हैं तो उनका काम है आरोप लगाना, और ये इनमें कहाँ तक सत्यता है तो वो माननीय विधायक जी ही बता सकते हैं जी। अच्छा, बुंदेलखंड को हरदम ये कहा जाता था कि बुंदेलखंड पृथक राज्य बने। इस आवाज़ को दशकों पहले उठाया गया और आज भी यूथ, वहाँ के कुछ तमाम यूथ उठाते रहे हैं। कितना मानते हैं कि अगर बुंदेलखंड यूपी से अलग होकर के अलग स्टेट बनेगा उत्तराखंड के तरीके, तो विकास ज़्यादा होगा या स्थितियाँ कुछ काबू में आ रही हैं? नहीं, स्थितियां काबू में आ भी रही हैं, लेकिन जो वहाँ के बुंदेलखंड वासी हैं उनकी जो हार्दिक इच्छा यही रहती है कि हमारा प्रदेश एक अलग बने। हालांकि अब सुधार बहुत ज़्यादा हो गया है जब से भाजपा की सरकार आई है, तो इतना विशेष अब हम ये कहना चाहेंगे आपको कि हम जो पिछड़े का दर्जा था वो लगभग समाप्ति की ओर है। आज आप जाइए, अब जैसे मैं जिस विधानसभा के निवासी हूँ, माधोगढ़ विधानसभा, तो ये स्थिति थी पहले कि आप समझिए 5 बजे के बाद आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाता था। आज आप जाइए, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं और सड़कों का जाल पूरी तरह बिछ गया है और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। जैसे कि अभी हम लोग प्रयासरत हैं, चूँकि विधानसभा की बात चली है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक चीनी मिल थी माधोगढ़ में। वो चीनी मिल बहुत सालों पहले बंद कर दी गई थी। तो अब हम लोग आप माननीय योगी जी से इस विषय में मिलने भी वाले हैं और हम लोगों का ये
एक माधोगढ़ क्षेत्रवासियों का ये मांग है कि वो चीनी मिल प्रारंभ हो जाए, जिससे क्या है कि गन्ना का उत्पादन हमारे क्षेत्र में लगभग ना बराबर हो गया। पहले ये हाल था कि हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता था, किसान गन्ने से मुनाफा कमाते थे, लेकिन जब से चीनी मिल बंद हो गई तो अब वो गन्ना ले कहाँ जाएं। तो गन्ने की दृष्टि से तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ बहुत पहले, जब चीनी मिल बंद हुई थी। तो हम लोग योगी जी से अभी निवेदन करने के लिए जा रहे हैं कि वो चीनी मिल पुनः प्रारंभ की जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं तो वो चीनी मिल के जरिए ही रोज़गार प्राप्त करें, वो किसानों को अधिक मुनाफा हो। ये हम लोगों का अभी चल रहा है, हम लोग उसमें सभी लोगों के साइन करा रहे हैं और माननीय योगी जी तक ये बात पहुंचाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि योगी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि अगर उनके पास आप पहुंच जाइए या उन तक कोई बात पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर उसका निराकरण होता है। और मेरे आइडल जो हैं वो योगी जी हैं, और मैं उनको देखकर ही मैं बता देना चाहता हूँ, राजनीति में आया हूँ और योगी जी ही युवाओं का भविष्य है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। शिवेंद्र सिंह की क्या योजनाएं हैं सरकार में, क्योंकि आप शामिल हैं बीजेपी में, सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसे में बुंदेलखंड को लेकर के शिवेंद्र की खुद के क्या ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो पूरा करना चाहोगे? सबसे पहले तो बुंदेलखंड, अगर भगवान मुझे कभी मौका देते हैं कि मैं इस लायक बनूं कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ कर सकूं, तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगा कि जो फैक्ट्रियां बड़ी जो कि बुंदेलखंड में नहीं हैं, अन्य प्रदेशों में हैं, चाहे वो सीमेंटेड हो या जैसी भी हो, तो हम लोग सबसे पहले तो बड़ी फैक्ट्रियां, प्रोजेक्ट हैं वो बुंदेलखंड में लाएंगे, जिससे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा युवाओं को उसमें नौकरी करने का मौका मिलेगा। और जब पास में, परिवार के पास में कोई व्यक्ति रह के रोज़गार पाता है तो उसको परिवार के लिए भी समय हो जाता है और रोज़गार के लिए भी। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि बुंदेलखंड का युवा जो है वो बाहर नौकरी करने ना जाए, वो बुंदेलखंड में ही रोज़गार करे, वो अपने परिवार से डेली शाम को आके मुलाकात करे। ये मेरा पहला लक्ष्य है। और जब परिवार के साथ वो अगर रहेगा और कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं वो तरक्की करेगा, ये मैं जानता हूँ। एक मेरा अंतिम सवाल कि बुंदेलखंड की अपनी कलाकृतियाँ, अपनी संस्कृति और अपने लोकगीतों से भी जाना जाता था, आज उनकी स्थितियाँ क्या हैं? आज आप देखिए कि जो भी बड़े सरकार के द्वारा आयोजन होते हैं, आप देखिए हर जो प्रमुख जगह होती है वहाँ आयोजन कराए जाते हैं महोत्सव के, तो वो उन महोत्सव में इन सबको बुलाया जाता है और सब आप देखिए इतना अच्छा लगता है, चाहे जहाँ का महोत्सव हो, चाहे झांसी हो, चाहे उरई हो, चाहे बुंदेलखंड का महोबा, किसी भी जनपद में जाए, हमीरपुर में, इन महोत्सव में कहीं ना कहीं उनको इनवाइट किया जाता है और सरकार द्वारा जो फंक्शन चलते हैं उनमें इन सबको बुलाया जाता है। तो सरकार प्रयास कर रही है कि सभी जितने भी जो लोक गायक हैं इनको एक पहचान मिले, और मेरे हिसाब से इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर पहचान के लिए अगर कार्य किया गया है तो लोक गायकों के लिए ही है। बहुत शुक्रिया हमसे शिवेंद्र भाई जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो आपने सुना बीजेपी के यूथ फेस शिवेंद्र जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि बुंदेलखंड कभी गन्ने के लिए भी जाना जाता था, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन चीनी मिल बंद होने से वहाँ दिक्कत है। लेकिन शिवेंद्र जी का अपना खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ये चीनी मिल शुरू कराने के लिए वो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, जिससे कि युवाओं को बुंदेलखंड में रोज़गार मिले और एक बार फिर से गन्ने की वो लहलहाती फसल बुंदेलखंड को में देखने को मिलेगी और किसानों की खुशहाली भी मिलेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।